सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ITP डूडर्स। हम फिर से आ चुके हैं ज्योग्राफी की वीडियो को लेकर और आज हम कवर करने वाले हैं हमारी बुक सेकंड का यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट। क्योंकि देखो, जो यूनिट थर्ड है बुक सेकंड में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है, उसको एक ही वीडियो में हम नहीं कवर कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसे बहुत डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी सिलेबस का और यूनिट भी बड़ी है, तो उसे एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी 2 वीडियोज़ लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो होगी हमारी पार्ट फर्स्ट यूनिट थर्ड का और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी पार्ट सेकंड सेम यूनिट का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हमारी चल रही बुक सेकंड। ठीक है, बुक सेकंड की हम अभी सीरीज चालू रख रहे हैं क्योंकि बुक फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बुक सेकंड हमारी अभी चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट से हमारी। तो आज की वीडियो में गाइस हम कवर करने वाले हैं हमारा लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है उसे, और उसके बाद जो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है उसे, उसके बाद जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स वाला चैप्टर है और उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन वाला चैप्टर है उसे हम करेंगे अगली यूनिट में कवर। ठीक है, अगली यूनिट में मतलब अगली वीडियो में दोनों चैप्टर को कवर कर लेंगे। ये रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के अंडर 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल एनर्जी और प्लानिंग इन इंडिया। तो आज हम इन 2 कवर करेंगे, अगली वीडियो में उन दोनों को कवर करके आपकी यूनिट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी 3 से 4 वीडियो और आएंगी ज्योग्राफी की और आपका ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पे सारी वीडियोस आ चुकी हैं, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी ज्योग्राफी की जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट थर्ड की जो फर्स्ट पार्ट है उसका। ठीक है, बुक सेकंड जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है लैंड रिसोर्स और वाटर रिसोर्स, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो वही जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें उस थर्ड यूनिट को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखो गाइस, लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहले देखने को क्या मिलता है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। देखो, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहीं से आती है, हम इसी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, प्रोवाइडिंग द बेस फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड सेटलमेंट। अब ये जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सेटलमेंट हो गया, ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी सारी जो होती है वो हम लैंड पे ही प्रैक्टिस करते हैं। लैंड ही हमें सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड करने को हेल्प करती है। ठीक है, इंडिया हैज अ टोटल लैंड एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना कि इंडिया का कितना स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, पूछ सकता है, तो आपको बता देना है कि इंडिया हैज a total land area of about 3.28 million square kilometer। ठीक है, उसके बाद however the availability of arable land is limited due to forest, mountain and desert। बट जो arable land होती है उसका अवेलेबिलिटी उसकी कम है क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से, माउंटेन की वजह से, डेजर्ट की वजह से जो अवेलेबिलिटी होती है हमारे एरेबल लैंड की। अब देखो, आप पूछोगे एरेबल लैंड क्या होता है, तो एरेबल लैंड वो होता है, तो एरेबल लैंड होती है जो जो वो लैंड जिस पे क्रॉप्स या फिर हम बोले तो क्रॉप्स उगाना बहुत सुइटेबल होता है, फिर माने तो जिस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना सुइटेबल होता है या फिर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस लैंड पे, वो होती है एरेबल लैंड। बट क्या है कि अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में एरेबल लैंड की कम है क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। ठीक है, माउंटेन ज़्यादा है और डेजर्ट ज़्यादा है, इसलिए एरेबल लैंड की कमी है हमारे इंडिया में। ठीक है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ पे है। ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड इज इसेंशियल टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। अब देखो, लैंड का सस्टेनेबल हमें यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी हम उसको अगर पूरा यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वही, तो सस्टेनेबल मतलब वही होता है कि आज की चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो पर्याप्त रहे, या फिर आज ही हम अगर मान लीजिए सारा रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे तो फिर जो फ्यूचर जनरेशन रहेगी उसके लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे जो दिया गया है कि लैंड का सस्टेनेबल यूज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रेजेंट तो हम नीड के लिए तो हम प्रेजेंट को उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बट हमें फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है, तो उसके उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें लैंड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा लैंड यूज़ कैटेगरीज। तो अब देखते हैं लैंड यूज़ कैटेगरीज क्या होता है। तो according to the land utilization classification used by the land utilization record of India। मतलब लैंड यूटिलाइजेशन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया के द्वारा यूज की गई है, उसके अकॉर्डिंग लैंड इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। लैंड कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो उन्हें देखते हैं कि अब किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया लैंड को। तो पहला है फॉरेस्ट। अब पहला होता है फॉरेस्ट, मतलब जो लैंड फॉरेस्ट कवर के अंडर है या फिर जिस लैंड पे जितना फॉरेस्ट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अबाउट 22.57% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। अब फॉरेस्ट के अंडर कितना लैंड आता है, 22.57%। ठीक है, 22.57% लैंड एरिया किसके अंडर आता है, फॉरेस्ट कवर के अंडर। ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोवाइडिंग टिम्बर,
फ्यूल वुड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अब फॉरेस्ट क्या करता है कि इकोलॉजी को बैलेंस करता है, फिर हमारे वेजिटेशन को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखता है। टिम्बर प्रोवाइड करता है, टिम्बर यानी कि जितना भी यूजफुल वुड्स हो गई, ठीक है, ये सारे हो गए, वो प्रोवाइड करता है। फ्यूल वुड प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज के लिए, जो फर्नीचर हो गई, फर्नीचर इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कौन? फॉरेस्ट, ठीक है। However, forest cover is less than the desired 33% recommended for ecological stability. But जो ecological stability के लिए जो forest cover माना जाता है 33%, उससे तो कम ही है हमारे, मतलब जो कि एक गलत बात है। होना चाहिए 33% से ज़्यादा है, फिर 33%, क्योंकि यही एक ecological stability कवर करके चलता है फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड एरिया। बट हमारे इंडिया में कितना है? 22.57%, जो कि कम है, ठीक है। अगला है बैरन एंड वेस्टलैंड। अब बैरन और वेस्टलैंड देखो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि कितना फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करता है, कितना लैंड ऑक्यूपाई करता है फॉरेस्ट, है ना, तो वो नोट कर लेना 22.57%। अगला है बैरन एंड वेस्टलैंड। तो दिस इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया वेयर कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। अब इस बैरन और वेस्टलैंड के अंदर कौन से एरिया आते हैं? रॉकी, एरिड और डेजर्टेड एरिया, जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। या फिर बंजर जमीन की हम बात कर ले, बैरन से आप समझ सकते हैं कि बंजर जमीन जहां पे कल्टीवेशन, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, वो लैंड कवर होता है बैरन और वेस्टलैंड, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख और हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट और राजस्थान के हॉट डेजर्ट बैरन और वेस्टलैंड का बहुत एग्जाम्पल हो जाते हैं। इट कवर्स अराउंड 6% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ये 6% टोटल लैंड एरिया को कवर करते हैं, मतलब टोटल लैंड एरिया 6% कवर किसके अंडर आता है? बैरन और वेस्टलैंड के अंडर। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अगला टॉपिक है हमारा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब ऐसा लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज होता है, तो वो कौन सा है? देखो, this category include land use for housing, roads, industries, railway and other utilities. Urbanization and industrialization have rapidly increased the category. अब urbanization और industrialization की वजह से जो एग्रीकल्चर, मतलब जो लैंड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया जाता, वो बढ़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? हाउसिंग बढ़ रही है, रोड्स बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, रेलवे का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए लैंड का यूज किया जा रहा है। तो जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए जो पुट किया जाना है, मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंडर आता है, वो लैंड एरिया ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए, जितना भी मैंने पढ़ा है यहाँ पे, जितनी भी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है, बैरन वेस्टलैंड, फॉरेस्ट, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये सब आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर। तो अगला टाइप ऑफ लैंड है हमारे पास एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड मतलब जो कि सिर्फ लाइफ स्टॉक या फिर बोले तो कैटल्स के लिए, फिर जो भी होते हैं हमारे जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए, उनके खाने के लिए जो यूज किया जाता है, जो ग्रेजिंग के लिए उनके यूज किया जाता है वो, ठीक है। दीज आर लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब जितने भी हमारे, हाँ, जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं, मवेशी हमारे जो होते हैं, उनके लाइफ स्टॉक के लिए, उनकी ग्रेजिंग के लिए, मतलब उनको चराने के लिए वहाँ पे वो यूज किया जाता है। इन इंडिया सच लैंड इज डिक्लाइन ड्यू टू कन्वर्जन फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। अब इंडिया में ऐसी लैंड जो है वो कम हो रही है, क्यों? क्योंकि जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर ली जाती है। तो जो एरिया अंडर परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग के अंडर आना चाहिए, वो लैंड हमारे यहाँ पे कम है, ठीक है। राजस्थान, स्टेट लाइक राजस्थान है लार्ज एरिया ऑफ पास्चर लैंड। स्टेट जैसे कि राजस्थान हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में हमको इस टाइप की लैंड देखने को मिलती है, जो कि पास्चर और ग्रेजिंग के लिए यूज़ की जाती है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगला टॉपिक है हमारा एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। तो देखो, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स क्या होता है? तो देखो, द लैंड यूज फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कोकोनट, केशू एंड ऑर्चार्ड दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। अब जो कुछ ट्रीज होते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, केशूज हो गए, ऑर्चार्ड हो गए, जो बनाए जाते हैं, ऑर्चार्ड जो बनाए जाते हैं, वो ये नेट जोन एरिया के अंडर नहीं आते, क्योंकि ये ट्रीज क्या होते हैं कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, इनको बेचने के लिए इनको यूज किया जाता है ना। तो ये क्या है कि ये नेट जोन एरिया के अंडर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस पे एग्रीकल्चर हो रहा है, मतलब वो जो लैंड है नीचे वो यूज तो हो रही है, बट वो एक टाइप से वहाँ पे ट्रीज उगे हुए हैं, वो तो मतलब वो ऐसे कैलकुलेशन में नहीं आ पाती। इसलिए ये जो एरिया, ये जो ट्रीज, मिसलिनियस ट्रीज जो होते हैं, जैसे हम बताया गया कोकोनट, केशूज और काट जो बनाए जाते हैं, वो आते हैं हमारे एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इसके बाद है अगला कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है? देखो, land that can be cultivated but is lying idle for more than 5 years due to poor soil, lack of irrigation और salinity। अब ऐसी लैंड जिसे कल्टीवेट तो किया जाना चाहिए बट वो नहीं की जा रही, क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल क्वालिटी पुअर है, मतलब 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको अनकल्टिवेबल छोड़े हुए, ठीक है। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड बट इज लाइंग आइडल। लाइंग आइडल मतलब खाली छोड़ा हुआ है उस लैंड को, मतलब कल्टिवेट किया जा सकता है बट उसे खाली छोड़ा हुआ है, 5 साल से ज़्यादा हो गए उसको, क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल क्वालिटी पुअर है, ठीक है। इरिगेशन वहाँ पे अच्छे से नहीं हो सकता है,
सैलिनिटी लैंड की बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे फसल ग्रो नहीं कर पाती है। कल्टिवेटेड लैंड है बट वहाँ पे नहीं कर पा रहे, 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसको खाली छोड़े हुए, क्योंकि ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि पुअर सॉइल हो गया, लेक ऑफ इरिगेशन हो गया, ठीक है, सैलिनिटी हो गया, ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इस वजह से वो लैंड को यूज नहीं किया जा रहा है, किस चीज में, कल्टिवेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। अगला टॉपिक है करंट फैलो। तो करंट फैलो क्या होता है, देखो, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन एग्रीकल्चर ईयर और टू रीगेन सॉइल फर्टिलिटी। अब ऐसी लैंड जिसे एक साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। ऐसा देखो, जिस भी खेतों में दाल या फिर पल्सेज उगाई जाती है वहां पे क्या करते हैं कि उसको एक उगाने के बाद उसको एक साल के लिए खाली छोड़ा जाता है, क्योंकि दाल क्या होती है वो सारा न्यूट्रिएंट्स यूज कर लेती है उस खेत का, है ना, जो भी लैंड होती है उसका, तो उसको खाली छोड़ा जाता है ताकि जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से गेन कर ले, है ना। एक साल से ज्यादा, मतलब एक साल हो चुके हैं उसको खाली छोड़े हुए, मतलब अनकल्टिवेटेड फॉर वन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक साल उसको खाली छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, है ना। तो वो होती है करंट फैलो लैंड, है ना। अगला है फैलो अदर देन करंट फैलो। तो अब ये देखो ये क्या होती है, तो गाइस अब देखो, फैलो अदर देन करंट फैलो क्या होता है, हम देखते हैं कि लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर टू अलो नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ ऑल सोइल न्यूट्रिएंट। अब आप बोलेंगे कि भैया कल्चरेबल वेस्टलैंड को 5 साल के लिए, 5 साल से ज्यादा छोड़ा जाता है ना, करंट फेलो को 1 साल के लिए छोड़ा जाता है। अब फेलो अदर देन करंट फेलो का क्या सिस्टम है, तो देखो मैं समझाता हूँ फेलो अदर देन करंट फेलो का क्या सिस्टम है। देखो, मतलब देखो, करंट फैलो में क्या होता है कि 1 साल के लिए छोड़ा जाता है ना लैंड को, सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, बट और कल्चरेबल वेस्टलैंड में क्या होता है कि 5 साल से ज्यादा छोड़ा जाता है। अब फैलो अदर देन करंट फैलो में क्या होता है कि 1 साल से तो ज्यादा होता है बट 5 साल से कम छोड़ा जाता है। अगर 5 साल से ज्यादा छोड़ दिया गया तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड हो गया, 1 साल के लिए छोड़ा गया तो करंट फैलो हो गया। अब फैलो अदर देन करंट फैलो होगा कि 1 साल से तो ज्यादा है बट 5 साल से कम है, तो वो होगा फैलो अदर देन करंट फैलो, इसलिए छोड़ा जाता है ताकि सोइल अपने न्यूट्रिएंट्स रीगेन कर ले नेचुरल रिस्टोरेशन के थ्रू, ठीक है। अगला है हमारा नेट जोन एरिया। तो देखो नेट जोन एरिया क्या होता है, एक मिनट, नेट जोन एरिया की हम बात करें तो लैंड एक्चुअली कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द ईयर, about 46% of India's total land area is under cultivation with Punjab and Haryana having the highest percentage। देखो नेट जोन एरिया होता है कि जिसे एक्चुअल में कल्टीवेट किया जाता है हर साल, है ना, हर साल जिसे एक साल में कल्टीवेट किया जाता है। अब देखो इंडिया में 46% ऑफ टोटल लैंड है जो कि कल्टीवेशन के अंडर आती है। पंजाब और हरियाणा का इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन या फिर कंट्रीब्यूशन है, किसमें, लैंड कल्टीवेशन का जो परसेंटेज है उसमें। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, फर्स्ट से लेकर 9 तक जितना भी था नेट जोन एरिया तक, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कल्चरेबल वेस्ट एंड करंट फेलो और फेलो अदर देन करंट फेलो में कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है कि 1 साल से तो ज्यादा है बट 5 साल से कम है तो वो होगा फेलो अदर देन करंट फेलो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो गाइस अगला टॉपिक है हमारा लैंड यूज चेंज इन इंडिया, ठीक है। लैंड यूज चेंज इन इंडिया देखते क्या होता है। सॉरी गाइस, है ना, इस वीडियो में थोड़ा सा आप मेरे फेस पे, मेरे थोड़ा एक्सप्रेशंस पे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा फीवर हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा, आपको हो सकता है कि दिखने में थोड़ा डल डल लगूं, है ना, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी मैं पढ़ाऊंगा फुल एनर्जेटिकली जैसे हमेशा पढ़ाते हैं वैसे ही, आप बस पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा लैंड यूज चेंज इन इंडिया। तो देखते क्या होता है। Land use in India has changed significantly over due to proportional pressure, economic development and urbanization। अब देखो जो इंडिया में जो लैंड है, जितने भी लैंड यूज इन इंडिया, जितना भी इंडिया में लैंड का यूज होता है वो चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन के प्रेशर, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इससे क्या हुआ है कि इंडिया में जो लैंड का यूज है, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता था, बट अब उसका चेंज हो रहा है ना, सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिल रहा है टाइम के बाद। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे लैंड का यूज चेंज हो रहा है ना। इंक्रीज इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। पहले देखो क्या होता था कि एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था लैंड को सबसे ज्यादा, बट अब नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए लैंड का यूज ज्यादा हो रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर से हट के लोग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर भी एक एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, बट उस प्रोफेशन को छोड़ के लोग दूसरे सर्विस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, है ना। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर यूज लैंड का ज्यादा अभी बोले तो परसेंटेज या फिर डेंसिटी बढ़ रही है। एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो उसको यूज किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मान लीजिए कि रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, तो ये बनाए जाते हैं, तो क्या होता है कि लैंड पे ही बनते हैं, तो जो यूज होता है लैंड का यूज होता है, एग्रीकल्चर की जो लैंड यूज हो रही होती है उसको वहां से हटा के वहां पे रोड्स बना दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका यूज अभी कम हो रहा है। हाउसिंग हो गया, है ना, हाउसिंग, घर बनाए जा रहे हैं, काफी सारे कॉलोनीज बनाई जा रही है, मेगा सिटीज बनाई जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर यूज बढ़ रहा है लैंड का,
ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में भी डिक्लाइन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? देखो, दो देयर इज रिफॉरेस्टेशन है ना, रिफॉरेस्टेशन तो है, बट अर्बन एक्सपेंशन है रिड्यूस नेचुरल फॉरेस्ट। बट अर्बन एक्सपेंशन जो हुआ है, मतलब अर्बनाइजेशन जो हुआ है, उससे क्या हुआ है कि नेचुरल फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को उगाना है ना, तो रिफॉरेस्टेशन तो है, बट क्या हो रहा है कि अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि नेचुरल फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है रिडक्शन इन पास्चर्स। पास्चर्स मैंने आपको बताया था कि क्रॉपलैंड बढ़ रहे हैं तो पास्चर्स को हटा जा रहा है। पास्चर्स क्या होते हैं? जो कि लाइफ स्टॉक के रियरिंग के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए लैंड यूज किए जाते हैं, वो अब क्रॉपलैंड को बढ़ाया जा रहा है। एक्सपेंशन क्रॉपलैंड मतलब कल्टीवेशन की जो लैंड बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि पास्चर्स कम हो रहे हैं, है ना। अगला टॉपिक है हमारा इंक्रीज इन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक साल से कल्चरेबल वेस्टर्न होती है, जिसे कि 5 साल से ज़्यादा छोड़ा गया। करंट फेलो होती है, जिसे 1 साल के लिए छोड़ा जाता है। तो 1 साल के लिए करंट फेलो लैंड जो होती है, उनकी जो इंक्रीज है, मतलब इंक्रीज हो रही है करंट फेलो लैंड। तो करंट फेलो लैंड इंक्रीज क्यों हो रही है देखते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम अनसर्टेन रेनफॉल एंड लेक ऑफ इरिगेशन। अनसर्टेन रेनफॉल होती है इरिगेशन के लिए, इरिगेशन की हम बोले तो इरिगेशन की चीज़ों के लिए कमी होती है। तो उससे क्या होता है कि करंट फेलो लैंड मतलब लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है 1 साल के लिए या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो इस टाइप में भी लैंड का यूज बढ़ रहा है। ठीक है। शिफ्टिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न में भी शिफ्ट हो रहा है। फूड फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन। अब पहले फूड क्रॉप का यूज किया जाता, मतलब खाने वाली क्रॉप्स का उगाया जाता था। अब कैश क्रॉप का उगाया जा रहा है, ऐसी क्रॉप जिन्हें बेच के पैसा मिलता है ना, कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है क्रॉप्स को। तो क्रॉपिंग पैटर्न भी शिफ्ट हो रहा है, इससे भी लैंड का यूज चेंज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन हैज बिकम अ सीरियस इशू ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, वाटर लॉगिंग एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग करवा दिया जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, एक जगह पे पानी जमा हो जा रहा है तो लैंड का यूज नहीं हो रहा है ना। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं, जिससे लैंड की न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है ना। आई होप आपको लैंड यूज चेंज इन इंडिया टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो देखो, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं हम देखते हैं, सीपीआर क्या होता है देखते हैं। ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, दीज इंक्लूड रिसोर्सेज लाइक ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब जैसे कि ये लैंड मान लीजिए ये हो गया, ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। जो कैटल्स होते हैं उनको खिलाने पिलाने के लिए इस लैंड का यूज किया जाता है। ये मैंने कैटल बनाने की कोशिश की है, बट कैटल तो नहीं, पता नहीं कुछ एबनॉर्मल सा जरूर लग रहा है ये। ठीक है, छोड़ो उसे। कैटल मतलब कैटल्स हमारे जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके ग्रेजिंग के लिए, उनके उनके उनको खिलाने के लिए जो लैंड का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड। ठीक है। फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट जो होते हैं, पॉन्ड्स हो गए, विलेजेस कॉमन एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स और कम्युनिटी। ठीक है। अब जैसे हम पॉन्ड्स की बात कर ले, फॉरेस्ट की बात कर ले, तो ये क्या होता है कि कम्युनिटी के हर इंसान के लिए एक्सेसिबल होते हैं, यहाँ इनका यूज हर कोई कर सकता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो मैंने आपको बता दी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हर पर्सन के लिए एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन होते हैं वो। सीपीआर प्ले अ वाइटल रोल इन रूरल लाइवलीहुड। अब देखो, रूरल लाइवलीहुड में सीपीआर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, स्पेशली फॉर द पुअर। पुअर लोगों के लिए तो स्पेशली काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फॉरेस्ट से वो लोग क्या करेंगे कि गैदरिंग कर लेंगे, फूड की गैदरिंग हो गया। ठीक है। अपना मान लीजिए अगर वो जो जितना भी फूडर्स जो होता है वो वहां से गैदर कर लेंगे, है ना। इन सब चीजों के लिए वो यूज करते हैं किसका, सीपीआर का, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का। हाउएवर इंक्रोचमेंट, ओवर यूज एंड प्राइवेटाइजेशन हैव लीड टू देयर डिक्लाइन। बट इंक्रोचमेंट, ओवर यूज और प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज अब कम होते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट की वजह से, ओवर यूज की वजह से और प्राइवेटाइजेशन की वजह से। ठीक है। आई होप आपको सीपीआर बिल्कुल क्लियर होगा। अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। अब एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया देखते हैं हम। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। एग्रीकल्चर इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन है, हर मतलब ज्यादातर एग्रीकल्चर ही प्रोफेशन होता है हमारे इंडिया में, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। एम्प्लॉइंग नियरली हाफ ऑफ वर्कफोर्स, हाफ ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व है। ठीक है। लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर, ठीक है, एंड ह्यूमन फैक्टर। ठीक। अब एग्रीकल्चर लैंड यूज दो फैक्टर यानी फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंडेंट रहता है। फिजिकल फैक्टर कैसा, क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गया, टोपोग्राफी हो गया, इस पर डिपेंडेंट होता है लैंड यूज एग्रीकल्चर में, है ना। टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन प्रेशर और पॉलिसीज, इन पर भी डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर यूज, जो कि वेजिटेशन या फिर बोले तो कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इंडिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू डाइवर्स कंडीशन। इंडिया में वाइड वैरायटी की क्रॉप्स आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स कंडीशन है, मतलब कंडीशन, हर क्लाइमेट कंडीशन हर जगह की अलग अलग है, इसलिए वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉपिंग यहाँ पे यूज की जाती है। फ्रॉम राइज इन द ईस्ट, फॉर वीट इन द नॉर्थ, मिलेट्स इन द ड्राई रीजन। ठीक है।
ईस्ट में राइस को उगाया जाता है ज्यादा, ठीक है। नॉर्थ में वीट को ज्यादा उगाया जाता है, वीट यानी कि गेहूं को। मिलेट्स, ड्राई रीजन में मिलेट्स को ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड यूज डाइवर्स है, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है। और सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन भी, अगर जैसे किसी ऑक्यूपेशन में पर्सन इंप्लॉयड है, सबसे ज्यादा वर्कफोर्स किसी ऑक्यूपेशन में इंप्लॉयड है, तो वो ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा एग्रीकल्चर ही है। आई होप आपको तीनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में क्या क्रॉपिंग सीजन होते हैं और वो कैसे फॉलो किए जाते हैं। तो देखो मेनली यहाँ पे 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन होते हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में। खरीफ सीजन पहला होता है जो कि जून में स्टार्ट होता है और अक्टूबर में खत्म होता है। ऑनसेट देखो, क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे ही मानसून आता है, मानसून की शुरुआत होती है, तब जो होता है क्रॉप्स उगाई दी जाती है ना। उसके बाद इन्हें कब हार्वेस्ट किया जाता है, ऑटम में, मतलब अक्टूबर के महीने में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ऑटम के महीने में, ठीक है। अब मेजर क्रॉप्स जो कि खरीफ सीजन में उगाई जाती है वो कौन कौन सी है, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, ग्राउंडनट, कॉटन, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ सीजन में उगाई जाती है। अब अगला है हमारा रबी, जो कि अक्टूबर में जब मानसून चले जाता है, ऑटम का जब सीजन होता है और मानसून जब चले जाता है, तब उगाई जाती है ना। तब क्रॉप उगाई जाती है और मार्च में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, स्प्रिंग में, ठीक है। मार्च में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब मेजर क्रॉप्स क्या होती है जो कि इस टाइम पे उगाई जाती है, जैसे बीट हो गया, ठीक है, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, ये कुछ क्रॉप्स हो गई जो कि रबी सीजन में उगाई जाती है। और रबी और क्रॉप के बाद एक और होता है जो कि होता है जायद, ठीक है। जायद जो सीजन होता है, जो कि खरीफ और रबी के बीच का एक गैप होता है, तब उगाई जाती है। शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट सीजन होता है रबी और खरीफ के बीच में। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स जैसे कि कौन कौन सी, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल और फूडर क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है। कब, जायद के सीजन में या फिर जायद क्रॉप के अंडर, ठीक है। आई होप आपको ये सब बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, देखो सबसे पहला हमें कौन सी फार्मिंग देखने को मिलती है, इरिगेटेड फार्मिंग। तो इरिगेटेड फार्मिंग क्या होता है देखते हैं। डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई थ्रू कैनाल्स, वेल्स और द ट्यूबवेल्स। इरिगेटेड वाटर फार्मिंग मतलब आर्टिफिशियल वाटर, नेचुरल वाटर की यहाँ पे बात नहीं हो रही, आर्टिफिशियल वाटर कैनाल्स के थ्रू, नहर के थ्रू, है ना, कुएं के थ्रू या फिर ट्यूबवेल्स के थ्रू जो पानी मिलता है उससे यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। फाउंड मेनली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। इस टाइप की इरिगेटेड फार्मिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इस टाइप की फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, इरिगेटेड फार्मिंग। अगली है हमारी रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग क्या होती है, देखो डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेनफॉल। ये जो रेनफेड फार्मिंग होती है मॉनसून रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि रेनफेड फार्मिंग है, यानी कि मॉनसून रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। डिवाइडेड इनटू टू, अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग, जो कि जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल होती है वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, जैसे डेक्कन प्लेटियो हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। अब यहाँ की कुछ क्रॉप्स हो गई मिलेट्स, या फिर हम बात करें तो पल्सेस, ये कुछ क्रॉप होती है जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग के अंडर उगाई जाती है। और कहाँ पे उगाई जाती है, डेक्कन प्लेटियो या फिर राजस्थान के कुछ पार्ट्स की हम बात कर ले तो, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वहां पे। उसके बाद है वेटलैंड फार्मिंग, तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे ये उगाई जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, यहाँ पे ये क्रॉप उगाई जाती है जो कि वेटलैंड फार्मिंग के अंडर आती है। कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, राइस हो गया, जूट हो गया, इस टाइप की क्रॉप उगाई जाती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ पार्ट्स में जो कि वेटलैंड फार्मिंग के अंडर आते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्लियर होगा, रबी, खरीफ और जायद बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो गाइस अब बात कर ली जाए फूड ग्रेन्स की, तो देखते हैं फूड ग्रेन्स में हमें क्या देखने को मिलता है। फूड ग्रेन्स, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा फूड ग्रेन्स। तो सीरियल्स की हम बात करें, सबसे पहले हमें सीरियल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं यहाँ पे। तो सीरियल्स में सबसे पहले आता है राइस। तो राइस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखो ये मेन स्टेपल फूड है, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्टेपल फूड है। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल अबाउट 100 से 200 सेंटीमीटर। ये इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको उगाने के लिए जरूरी होता है। और इसको रेनफॉल की भी नीड होती है अच्छी खासी, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इस क्रॉप को उगाने में जरूरत होती है। अब मेजर प्रोड्यूसर इस क्रॉप के देखो कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और है ना आंध्र प्रदेश, देखो यही है सिर्फ, वेस्ट बंगाल, यूपी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये कुछ हैं जो कि मेजर इस क्रॉप को उगाने वाले, यानी कि राइस को उगाने वाले स्टेट्स हैं। इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है या फिर कितना रेनफॉल की जरूरत है, और कुछ मेजर स्टेट्स की आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, है ना, तो याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला है वीट, हमारा क्रॉप। तो वीट के बारे में देखते हैं, ये रबी सीजन में उगाया जाता है ना। इसको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की जरूरत होती है और मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है, किसको, वीट को। अब कुछ मेजर एरिया जहाँ पे वीट उगाया जाता है वो हो गए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पे वीट को उगाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितना टेम्परेचर की जरूरत है और कितनी रेनफॉल की जरूरत है, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की इसको जरूरत होती है। और मेजर स्टेट जहाँ पे उगाया जाता है पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी। अगली क्रॉप है हमारी ज्वार।
तो ज्वार के बारे में देखते हैं। ये एक रेनफेड क्रॉप है जो कि ड्राई एरियाज में उगाई जाती है, ठीक है। मेजर एरिया जहाँ पे उगाई जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी। महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में जो ज्वार है वो उगाई जाती है, जो कि एक रेनफेड क्रॉप है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर ड्राई एरियाज में इसको उगाया जाता है, या फिर रेनफेड फार्मिंग के अंडर ये आती है। अगला है हमारा बाजरा, जो कि सेमी एरिड एरियाज में उगाया जाता है, सेमी एरिड और एरिड एरियाज में उगाया जाता है। इसका मेजर स्टेट है जहाँ पे उगाया जाता है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। ये कुछ मेजर स्टेट है जहाँ पे बाजरे को उगाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में बाजरा उगाया जाता है, बट वो यहाँ पे नोट लिखा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत थोड़े पार्ट में ही उगाया जाता है। अगला है हमारा मेज़। तो मेज़ के बारे में देखते हैं। ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी। मेज़ जो कि खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाया जा सकता है। और मेजर स्टेट जहाँ पे उगाया जाता है कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लगभग सभी टाइप की क्रॉप मध्य प्रदेश में उगाई जाती है, आप देख रहे हैं ना। राइस भी उगाए जाते हैं, ठीक है। वीट उगाए जाते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज़ हो गया। तो इस टाइप की कुछ क्रॉप्स मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। और हमें मेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेज़ के कुछ मेजर स्टेट जहाँ पे उगाया जाता है वो हो गया कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आई होप आपको सीरियल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं पल्सेस के बारे में, दालों की तरफ, है ना। दालें जो होती है उनकी तरफ। पल्सेस, पहला पल्सेस हमें देखने को मिलता है ग्राम, ठीक है, यानी कि चना, ठीक है। मेजर रबी क्रॉप है ये, ठीक है। मेजर रबी पल्स क्रॉप जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उगाई जाती है। ये मेजर रबी पल्स क्रॉप है, मतलब पल्स क्रॉप है और रबी क्रॉप है, ये रबी सीजन में उगाई जाती है। और कहाँ कहाँ उगाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उगाई जाती है। अगला है तूर, अरहर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तूर और अरहर जो कि एक खरीफ पल्स क्रॉप है, मतलब खरीफ सीजन में उगाई जाती है, पल्स क्रॉप ही है। कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसे उगाया जाता है, जो कि एक खरीफ पल्स क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? तुअर, ठीक है। तूर और अरहर जिसे हम बोलते हैं वो। अगला है ऑयल सीड, यानी कि ऐसी सीड जिनसे ऑयल निकलता है ना। तो पहली हो गई ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट देखो, ये खरीफ क्रॉप होती है। कहाँ कहाँ उगाई जाती है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट उगाई जाती है, जो कि एक ऑयल सीड क्रॉप है। और ये खरीफ सीजन में उगाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। रैप सीड और मस्टर्ड, ठीक है। सरसों और रैप सीड के बारे में हम देखें तो सरसों और रैप सीड शायद तिल होते हैं मेरे ख्याल से, मैं अगर श्योर हूँ तो, बट इसके बारे में आप देख लेना थोड़ा। रैप सीड और मस्टर्ड के बारे में देखें तो ये रबी क्रॉप नदन प्लेस में उगाई जाती है। नदन प्लेस में रबी क्रॉप उगाई जाती है। रबी क्रॉप सीजन मतलब रबी सीजन में उगाई जाती है। रैप सीड और मस्टर्ड जो होते हैं वो उगाए जाते हैं नदन प्लेस में, रबी सीजन के अंडर। कुछ पार्ट जहाँ पे उगाए जाते हैं जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, यहाँ पे रैप सीड और मस्टर्ड को उगाया जाता है। अगले अदर ऑयल सीड की हम बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, सोया प्रदेश भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। सनफ्लावर कर्नाटका में उगाया जाता है, सीसम राजस्थान में उगाया जाता है। ये कुछ अदर ऑयल सीड्स के बारे में हो गया। आई होप आपको पल्सेस, सीरियस और ऑयल सीड बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे फाइबर क्रॉप्स की तरफ, तो देखते हैं कि फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं। तो कॉटन हो गया, इससे कॉटन से फाइबर बनता है। कहाँ पे उगाया जाता है पहले देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? कॉटन का। तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में उगाया जाता है। रिक्वायर ब्लैक सॉइल, इस क्रॉप को उगने के लिए, कॉटन को उगने के लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है और हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कॉटन कहाँ उगाया जाता है और कैसे उगाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा जूट। जूट भी एक फाइबर क्रॉप ही है, ठीक है। तो कहाँ पे उगाया जाता है? फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा। गंगा के जो फ्लड प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है जहाँ पे उगाया जाता है। ऐसे डेल्टास और फ्लड प्लेन्स कहाँ पे होते हैं? वेस्ट बंगाल में, आसाम में, बिहार में, यहाँ पे इसे उगाया जाता है जूट, जो कि एक फाइबर क्रॉप है। आई होप आपको सभी टाइप की क्रॉप्स क्लियर होंगी, फाइबर क्रॉप, ऑयल सीड, पल्सेस और सीरियल्स। नहीं क्लियर है तो बैक जाके रिप्ले करके देख लीजिए, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने को आपको ट्राई किया है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो अभी तक हमने फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम कुछ अदर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है शुगर केन, गन्ना, ठीक है। शुगर केन के बारे में, ट्रॉपिकल क्रॉप नीडिंग लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एंड इरिगेशन। ये ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसे कि लॉन्ग ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है और एक अच्छे इरिगेशन की जरूरत होती है। अब कुछ मेजर स्टेट जहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये कुछ मेजर स्टेट है जहाँ पे ज्यादा मात्रा में शुगर केन को उगाया जाता है। अगला है हमारा टी, यानी कि चाय, चाय पत्ती जो होती है हमारी वो। कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप, ये प्लांटेशन क्रॉप है जो कि हिल या फिर स्लोपी एरियाज में उगाई जाती है। कुछ मेजर स्टेट इसके हो गए आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ पे टी को उगाया जाता है क्योंकि इसको हिली और स्लोपी एरिया की जरूरत होती है। और ये एक प्लांटेशन क्रॉप है और कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। अगला है कॉफी। तो कॉफी देखो कहाँ उगाई जाती है। ये ब्रिटिशर्स ने कर्नाटका में लाई थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इसको सबसे पहले कर्नाटका में, मतलब उगाया गया था, है ना। ऑल्सो ग्रोन इन केरला एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में भी उगाया जाता है किसको? कॉफी को। आई होप आपको ये तीनों टाइप की क्रॉप, शुगर केन, टी और कॉफी, बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया हमारा अगला टॉपिक है, उसके बारे में देखते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोग्राम्स लाइक, देखो
एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम इनिशिएट किया, फिर कुछ प्रोग्राम की शुरुआत करी, ठीक है, किस लिए? एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम थे? देखो, पहला है हमारा IADP, फुल फॉर्म याद रखना, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिससे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके, ताकि एग्रीकल्चर में हमारी बढ़ोतरी हो या फिर एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे। अगला टॉपिक है हमारा IAAP, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है, मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाने में यहाँ पे फोकस किया गया था IIAP के अंडर, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि ज्यादा से ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर के अंडर हो, फिर ज्यादा से ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर में यूज किया जाए, ऐसा किसका ऑब्जेक्टिव था? IIAP का, जो कि गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था। अगला था हमारा HYV प्रोग्राम, हाई यील्ड वेराइटी सीड जो होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, जो कि कम कॉस्ट में भी ज्यादा से ज्यादा यील्ड प्रोवाइड हमें करवाते थे, ऐसे थे HYV सीड। इसका सबसे ज्यादा यूज पंजाब और हरियाणा में हुआ था। दिस लीड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, इससे क्या हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, ठीक है। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, स्पेशली इन व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस के सबसे ज्यादा हाई यील्ड वेराइटी सीड्स चूज हुए थे। इससे क्या हुआ था कि यील्ड भी बढ़ा था इसका, है ना, यील्ड मतलब ज्यादा पैदावार निकली थी खेतों में से, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, और स्पेशली व्हीट और राइस में ही यूज किए गए थे HYV सीड। हाउएवर इट आल्सो कॉज रीजनल इंबैलेंस एंड सॉइल डिग्रेडेशन, इससे क्या हुआ था कि रीजनल इंबैलेंस भी हो गया था और सॉइल डिग्रेडेशन भी हुआ था। क्योंकि क्या हुआ था कि HYV सीड्स थी, तो सॉइल जो केमिकल वाली सीड्स थी, तो इससे क्या हुआ था कि सॉइल जो थी, मिट्टी जो थी, खेतों की मिट्टी, वो डिग्रेड होना शुरू हो गई थी, है ना। आई होप आपको बिल्कुल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है पूरा क्लियर होगा। अगला टॉपिक है हमारा प्लानिंग कमीशन। तो देखो, प्लानिंग कमीशन क्या है? इट गाइडेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान। इसने क्या किया था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को गाइड किया था 5 ईयर प्लान के थ्रू। प्लानिंग कमीशन ने, मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हम बोले तो बढ़ावा दिया गया था 5 ईयर प्लान के थ्रू। फोकसिंग ऑन इरिगेशन पे फोकस करते हुए, रूरल क्रेडिट पे फोकस करते हुए, और टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन के लिए यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। नाउ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब जो 5 ईयर प्लान थे, फिर प्लानिंग कमीशन था, वो नीति आयोग से रिप्लेस कर दिए गए हैं। सबसे पहले क्या था कि प्लानिंग कमीशन था, फिर वो 5 ईयर प्लान में चेंज हुआ, उसके बाद नीति आयोग बना दिया गया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा 5 ईयर प्लान के बारे में, और नीति आयोग के बारे में, और प्लानिंग कमीशन के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये देखते हैं कि क्या होता है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजिकल इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट जैसे फर्टिलाइजर हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, HYV सीड्स हो गया, इरिगेशन हो गया, इस सब ने क्या किया था कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया था 50 मिलियन टन से, है ना, 1950 में 250 मिलियन टन तक। देखो आप कितना ज्यादा डिफरेंस आया है ग्रोथ में एग्रीकल्चर के, हमारे 50 मिलियन से सीधा 250 टन हो गया है। कैसे ये हो गया है कि हमारे टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हुआ है, ठीक है, हमारे प्रोसेस में इंप्रूव हुआ है, प्रोसेस कैसी? मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइजर में इंप्रूव हुआ है, HYV सीड्स ज़्यादा यूज होने लगी, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो गई थी। तो इससे क्या हुआ था कि हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, कि हमारा प्रोडक्शन 50 मिलियन टन से 1950 में बढ़ के 250 मिलियन टन तक हो गया था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब गाइस हमारा अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब सब कुछ तो ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे जो इंडियन एग्रीकल्चर में, जो हमारे फार्मर लोग हैं, उन्हें देखने को मिल सकते हैं, फिर एग्रीकल्चर में हमें फेस करने को मिलते हैं। तो पहला है हमारा डिपेंडेंस ऑन मानसून। देखो, एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे मानसून एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो क्या होता है कि अनसर्टेन रेनफॉल अगर होती है, तो वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। या फिर अनसर्टेन रेनफॉल, जैसे कि मान लीजिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई, फिर बहुत कम हो गई, बहुत ज़्यादा होगी तो क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, बहुत कम होगी तो भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, ड्रॉट पड़ जाएगा, है ना। तो डिपेंडेंस ऑन मानसून, मानसून पे डिपेंडेंसी एक प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर में, इसीलिए इरिगेशन का यूज किया जाता है। लो प्रोडक्टिविटी, पुअर सॉइल फर्टिलिटी एंड लेक ऑफ मैकेनाइजेशन। मतलब मान लीजिए जो प्रोडक्टिविटी है किसी फील्ड की या फिर किसी जमीन की, वो बहुत कम है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी बहुत कम है, या फिर मैकेनाइजेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है अच्छे से, तो क्या होगी? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी वहाँ पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है एग्रीकल्चर का। अगली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं वो मनी लेंडर पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जो उनके जमींदार लोग जो होते हैं, मनी लेंडर जो होते हैं, जमींदार नहीं, मनी लेंडर कौन होते हैं? जिससे वो लोन लेते हैं वो, है ना, तो उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं। वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं उनसे, फिर नहीं चुका पाते तो वो लोग क्या करते हैं, कोई जमीन छीन लेते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी हमारे फार्मर लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद लेक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो देखो, लैंड रिफॉर्म्स की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स की कमी है। गवर्नमेंट को काफ़ी सारी स्कीम्स निकालनी चाहिए ना, फार्मर्स को इंसेंटिव्स देने चाहिए। उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा और फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगला टॉपिक है हमारा स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स, छोटे खेत होते हैं ना, फ्रेगमेंटेड फार्म होते हैं, उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी कम होती है। मतलब छोटे फार्म होते हैं तो एफिशिएंसी कम होगी जो भी फार्मर होगा उसकी, है ना। अगला टॉपिक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो,
अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मेनी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट में हर कोई घर में अगर 10-15 लोग हैं तो वो सारे ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो कोई और भी काम कर सकते हैं ना एग्रीकल्चर पे, लाइवलीहुड के लिए वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है कि अब एग्रीकल्चर तो ऐसा है नहीं कि मतलब फिक्स जितना हो गया उतना ही निकलेगा, उतना ही प्रॉफिट होगा। मानसून पे डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है ना, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो इससे क्या होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन अगला टॉपिक आ जाता है हमारा, जो कि एक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड डिफोरेस्टेशन। मतलब केमिकल और डिफोरेस्टेशन का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। या फिर डिफोरेस्टेशन करने से, जंगलों को साफ करने से क्या होगा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। इससे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर या फिर हम बोले तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है पूरा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो गाइज हमारा अगला टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं हम वाटर रिसोर्सेज से। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज फाइनाइट, मतलब पानी एक ऐसा रिसोर्स है कि पानी फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, पानी फाइनाइट है, ठीक है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इंडस्ट्री, डोमेस्टिक यूज और इकोलॉजी के बैलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है वाटर रिसोर्स, ठीक है। इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल प्रेसिपिटेशन, मतलब इंडिया में बारिश तो भरपूर होती है बट स्पेशल एंड टेम्पोरेबल वेरिएबिलिटी। मतलब ऐसा होता है कि कहीं कम बारिश है, कहीं पे ज़्यादा बारिश है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इवन बारिश हो रही है, मतलब हर जगह वाटर, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इवन बारिश हो। देखो इंडिया में बारिश तो बहुत होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में बारिश तो बहुत है, ठीक है, मतलब पानी भरपूर गिरता है, बट वो अनइवन है, सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। टाइम और समय की यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब कभी ज़्यादा बारिश हो रही, कभी कम बारिश हो रही, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम बारिश है। तो इस वजह से क्या है कि वाटर जो है वो यूजेबल वाटर जो है वो बहुत लिमिटेड है, हमारे पास जो यूजेबल वाटर है वो लिमिटेड है, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सोर्स, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल एंड डिमांड मैनेजमेंट आर की नेशनल प्रायोरिटीज। अभी हमारी क्या नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए पानी को लेके कि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सरफेस और ग्राउंड वाटर का, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल हो, और जो मैनेजमेंट है उसकी डिमांड की जाए, किसके, वाटर के मैनेजमेंट की डिमांड की जाए। हमारी ये प्रायोरिटी अभी होनी चाहिए, ठीक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन लार्ज, मतलब पानी तो बहुत ज्यादा गिर रहा है एनुअली, बट यूजेबल वाटर फार लेस ड्यू टू रन ऑफ। बट क्या होता है कि वो पानी के रन ऑफ की वजह से जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम हो जाता है हमारे पास, मतलब लिमिटेड हो जाता है। इवापोरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक रीजन है जिससे हमारे पास यूजेबल वाटर लिमिटेड है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सरफेस वाटर रिसोर्स। तो देखते हैं कि सरफेस वाटर रिसोर्स में हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखो, सरफेस वाटर कंप्राइजेस रिवर, लेक, रिजर्वायर एंड वेटलैंड। अब सरफेस वाटर कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिजर्वायर में, वेटलैंड्स में आपको सरफेस वाटर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद इंडियाज मेजर रिवर सिस्टम, इंडिया के कुछ मेजर रिवर सिस्टम की यहाँ पे बात की गई है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। ये क्या है कि बल्क ऑफ सरफेस फ्लोज, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्क में पानी आपको बहता मिलेगा, सरफेसली बहुत ज्यादा आपको पानी देखने को मिलेगा। स्टोरेज वायर, रिजर्वायर्स, डैम्स, स्मूथ सीजनल फ्लोज बट कॉजेज इकोलॉजिकल एंड डिस्प्लेसमेंट इश्यूज। अब ये पानी डैम्स के थ्रू या फिर हम बोले तो रिजर्वायर के थ्रू स्टोर तो किया जाता है, बट सीजनल फ्लो की वजह से, है ना, सीजनल फ्लो में इसको स्टोर तो किया जाता है, बट क्या होता है इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इशू की वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती है, मतलब पानी का यूज हो जाता है टोटली, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मेजर बेसिन, ठीक है। मेजर बेसिन को देखते क्या होते हैं। गंगा जो कि लार्जेस्ट बेसिन है पॉपुलेशन डिपेंडेंट के टर्म में, है ना। ब्रह्मपुत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लो होता है पानी का, और पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा, ये कुछ सीजनल रिवर्स हैं जहाँ का जिसका बेसिन सबसे ज्यादा होता है। अब डेम्स के बारे में देखें तो क्या होता है कि इरिगेशन इन हाइड्रो पावर बट कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट इन सिल्ट्रेशन। अब डेम से क्या होता है कि इरिगेशन हो जाती है, ठीक है, हाइड्रो पावर हमें मिल जाती है, हाइड्रो पावर एनर्जी मिल जाती है, डेम से हम इरिगेशन कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इरिगेशन होती है वो। बट इससे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट और सिल्टेशन के इशू हमें देखने को मिलते हैं। सिल्टेशन मतलब सिल्ट जमा हो जाती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हमें ये सब चीजें डेम्स की वजह से देखने को मिल सकती हैं, मतलब डेम्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, है ना। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर इन एक्वीफर्स एंड एल्यूवियम इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इरिगेशन एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर। अब एक्वीफर्स क्या होते हैं कि लेयर्स में, धरती में जो लेयर्स होती हैं उसके लेयर्स के बीच में जो पानी होता है उसे बोलते हैं एक्वीफर्स। और एल्यूवियम क्या होते हैं कि जो नदी बह के आती है वो एल्यूवियल सॉइल जो डिपॉजिट करती है, फिर एल्यूवियल मिट्टी जो वो जमा करती है, उसमें हमें पानी देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीजें क्या है कि इंडिया की इरिगेशन की लाइफ लाइन है ना, और रूरल ड्रिंकिंग वाटर की लाइफ लाइन है, दोनों चीजें। एक्सटेंसिव ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स हैव इंक्रीज इरिगेशन। एक्सटेंसिव ट्यूबवेल और इरिगेशन ने
एक्सटेंसिव बोरवेल और ट्यूबवेल ने इरिगेशन तो बढ़ा दी है, बट इससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है ना। मेरे रीजन में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, मतलब काफी सारे रीजन में ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म सा हो गया है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पार्ट्स ऑफ गुजरात हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमारे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोरवेल और ट्यूबवेल का बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली यूज किया जा रहा है, बहुत एक्सटेंसिव यूज किया जा रहा है। अगला टॉपिक है हाई एक्सट्रैक्शन जोन, जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ऐसे कुछ जोन जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट राजस्थान के, जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है ना, तो ये वहाँ पे पानी की कमी, मतलब पानी का बहुत ज्यादा वहाँ पे यूज हो रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। तो फॉलिंग वाटर टेबल्स, मतलब वाटर टेबल्स बहुत कम, मतलब ग्राउंड वाटर जो हमारा है वो बहुत बहुत रैपिडली फ्लो, मतलब डाउन हो रहा है ना। ग्राउंड वाटर हमारा जो बोले तो क्या है, ग्राउंड वाटर जो हमारा परसेंटेज है ग्राउंड वाटर का, वो बहुत ज्यादा रैपिडली वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद राइजिंग पंपिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब उस पानी को पंप करने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हमें वो पड़ रहा है ना। उसके बाद नाइट्रेट कंटामिनेशन इन सब एरियाज, अब कुछ पानी में नाइट्रेट मिल जा रहा है कुछ एरियाज में, तो उससे क्या हो रहा है कि पानी हमारे लिए सेफ नहीं बचा है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमें पानी को लेकर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हमारे ये तीनों टॉपिक कवर होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो इस आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा लगून्स एंड बैक वाटर्स। तो आप देखते हैं ये क्या होते हैं। कोस्टल लगून्स, बैक वाटर्स, केरला उड़ीसा आर ब्रेकिश वाटर बॉडीज विद यूनिक इकोसिस्टम। अब देखो क्या होता है कि हमारे कोस्टल एरिया जैसे केरला हो गए, उड़ीसा हो गए, यहाँ पे क्या होता है कि लगून्स बना दिए जाते हैं वाटर बॉडीज से, वाटर बॉडीज का एक पार्ट साइड में बना दिया जाता है। ये एक यूनिक इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना। दिस सपोर्ट फिशरीज, इनलैंड नेविगेशन, टूरिज्म एंड लोकल लाइवलीहुड बट आर वल्नरेबल टू पॉल्यूशन एंड कोस्टल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये फिशरीज में हेल्प करते हैं, ठीक है, इनलैंड नेविगेशन में हेल्प करते हैं, टूरिज्म में हेल्प करते हैं, लोकल लाइवलीहुड को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, बट ये पॉल्यूशन के वल्नरेबल होते हैं और कोस्टल डेवलपमेंट के वल्नरेबल होते हैं ये, ठीक है। अब कुछ इसके एग्जांपल हैं जो कि लगून्स या फिर बैक वाटर्स की हम बात कर लें, या फिर इसी लेक से जहाँ पे लगून या बैक वाटर देखने को मिलते हैं। तो वेम्बनाड लेक जो है केरला में, ये बैक वाटर को सपोर्ट करती है, टूरिज्म और फिशरीज यहाँ पे की जाती है। मतलब ये एक बैक वाटर और हम बोले तो लगून का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे टूरिज्म और फिशरीज प्रैक्टिस होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। तो देखो वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। वाटर डिमांड इज डोमिनेटेड बाय इरिगेशन, मतलब इरिगेशन में सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है, 80% ऑफ कंजर्वेटिव यूज, ठीक है, 80% से ज्यादा यूज होता है हमारे इरिगेशन में। फॉलोड बाय डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और इकोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद इंडस्ट्रियल इकोलॉजिकल नीड्स तो है ही, ठीक है। विद इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल डिमांड फॉर राइजिंग स्ट्रेसिंग सप्लाईज स्पेशली इन वाटर स्केर्स स्पेसेस। अब जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल क्या डिमांड कर रहे हैं, मतलब यहाँ इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल डिमांड्स बढ़ रही है पानी के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल डिमांड्स आर राइजिंग, मतलब इंडस्ट्रीज में या फिर म्युनिसिपल की हम बात करें तो पानी की यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि वाटर सप्लाई की मतलब कमी हो रही है, मतलब वाटर हम पूरा ऐसा सफिशिएंटली सप्लाई नहीं कर पा रहे, वाटर की कमी हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ तो पानी की कमी है ही, और फिर भी हम वाटर सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस इशू हो जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे वाटर की डिमांड हाई होती है और वाटर का यूटिलाइजेशन जहाँ पे हाई होता है वहाँ पे। इरिगेशन कंज्यूम्स 80% ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। इरिगेशन 80% ऑफ फ्रेश वाटर कंज्यूम कर लेता है हमारी कंट्री में, ठीक है। अर्बनाइजेशन इंक्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। डोमेस्टिक मतलब हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए, और इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज के यूज के लिए भी वाटर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसे पढ़ते हैं। डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन, तो इरिगेशन डिमांड डिपेंड्स ऑन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप चॉइस। अब देखो इरिगेशन की डिमांड, इरिगेशन में वाटर की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे, कि मतलब किस टाइप की क्रॉप उगाई गई है, किस टाइप की क्रॉप की इंटेंसिटी, किस टाइप का क्रॉप में हमें कितना पानी चाहिए, ठीक है। क्रॉप चॉइस में किस टाइप की क्रॉप हमने चूज की गई, जैसे पैडी हो गया यानी कि राइस हो गया, शुगर केन नीड मोर वाटर। पैडी यानी राइस की हम बात करें, फिर शुगर केन की हम बात करें, तो यहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ज्यादा इरिगेशन और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन रेज प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। इरिगेशन के एक्सपेंशन से क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, बट कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ग्राउंड वाटर का जो हमारा टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, मतलब वाटर लॉगिंग हो गया है ना। उसके बाद सेलिनाइजेशन इन पुअर ड्रेन एरिया, वाटर लॉगिंग और सेलिनाइजेशन हमें पुअर ड्रेन एरिया में भी देखने को मिल रहा है। ये तो कुछ हो गई हमारी वाटर की प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है इरिगेशन से, बट क्या हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम भी हमें साथ ही में देखने को मिल रही है। वो कौन सी प्रॉब्लम हो गई हमारी? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, वाटर लॉगिंग, सेलिनेशन, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कवर होता है। अगला टॉपिक है हमारा इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, है ना।
एक मिनट, एक लाइन रह गई है जो कि है पेडी और शुगर केन वाली, है ना। पेडी एंड शुगर केन आर वाटर इंटेंसिव, शिफ्ट टू माइक्रो इरिगेशन कैन रिड्यूस डिमांड। पेडी और शुगर केन में बहुत ज़्यादा पानी जाता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, तो हम अगर माइक्रो इरिगेशन पे शिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा पानी की डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे ये हमें देखना चाहिए, फिर ये हमें प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम माइक्रो इरिगेशन पे शिफ्ट करें। उससे क्या होगा कि पानी की डिमांड कम होगी और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट नहीं होगा, ठीक है, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, सैलिनेशन नहीं होगा। अगला टॉपिक है इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। अब कुछ इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स है उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया कंट्रोल्स ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, रिवर पोल्यूशन, डिक्लाइनिंग पर कैपिटा अवेबिलिटी, ठीक है, इंटरस्टेट वाटर कन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट ड्रिवन वेरिएबिलिटी। अब इंडिया को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो गया, रिवर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी कम है हमारे पास, है ना। उसके बाद हम बात करें तो इंटर स्टेट हमारे वाटर कन्फ्लिक्ट होते हैं कि स्टेट्स में, इंटर स्टेट में वाटर नहीं हो, राजस्थान में पानी नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत पानी है, ऐसे हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है ना। क्लाइमेट ड्रिवन वाटर वेरिएबिलिटी, मतलब कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, कहीं पे अच्छा क्लाइमेट है तो ज्यादा पानी होगा, कहीं पे अच्छा क्लाइमेट नहीं है तो कम पानी होगा। अर्बन सीवेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि सारा पानी नदियों में बहा दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ डिग्रेड क्वालिटी। अब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ कहाँ छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि पानी की क्वालिटी कम हो रही है, ठीक है। जियोपैडाइजिंग, है ना, ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम, ये कुछ पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में हमें देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इश्यूज हो जाते हैं हमारी कंट्री में हम बात करें तो। उसके बाद क्या दिया गया, की थ्रेट्स हमारे पास क्या है कि हमें क्या थ्रेट आगे देखने को मिल सकते हैं, अगर क्या हमें परेशानियां और देखने को मिल सकती है आगे। ओवर एक्सट्रैक्शन, अगर पानी का ओवर एक्सट्रैक्शन कर लिया, ग्राउंड वाटर रिसोर्स को ओवर एक्सट्रैक्ट कर लिया तो फिर हमें ड्रॉट देखने को मिलेगा, पानी फिर हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान नहीं देते तो। उसके बाद अनट्रीटेड सीवेज, सीवेज को हमने ट्रीट नहीं किया तो पॉल्यूटेड वाटर रहेगा, इससे तरह तरह की बीमारियां लोगों को फेस करने को मिलेगी। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स मतलब जो फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं, मैन्योर यूज किए जा रहे हैं, मैन्योर तो खैर ठीक हो गए, पर फर्टिलाइजर जो यूज किए जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इससे क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइजर जो पानी होकर जमीन में अंदर जाता है वो पानी को कंटामिनेट कर देता है, पानी को दूषित बना देता है, पानी को पॉइजनस बना देता है, इससे पानी हार्मफुल हो जा रहा है। इंटरबेसिन इनइक्वालिटी, इंटरबेसिन इनइक्वालिटी, ये कुछ थ्रेट्स हैं जो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कवर होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। नहीं क्लियर है, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं फास्ट हो रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड को कम करके एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ आया है तो। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, मतलब वाटर क्वालिटी का डिटोरेट होना, मतलब यानी कि वाटर क्वालिटी खराब होना, ठीक है। कंटामिनेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, हेवी मेटल्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ, नाइट्रेट, पेस्टिसाइड एंड डोमेस्टिक सीवेज कॉजेज यूट्रोफिकेशन एंड हेल्थ रिस्क। अब देखो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं, मतलब इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलता है, हेवी मेटल जो निकलते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पानी में बहा दिया जाता है, मतलब मेटल्स का जो रेसिड्यू निकलता है या फिर हम बोले तो जितना भी वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करना केमिकल वाले, तो उससे क्या होता है कि जब वो केमिकल पेस्टिसाइड जब जमीन में जाता है, फिर वो पानी में मिलकर जब ग्राउंड वाटर में वो जाता है तो वो पानी को कंटामिनेट करता है ना। डोमेस्टिक सीवेज, इस सबसे क्या हो रहा है कि यूथ्रोफिकेशन और हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब इससे क्या हो रहा है कि पानी तो कंटामिनेट हो ही रहा है और साथ में अगर वही पानी हम यूज करते तो हेल्थ रिस्क भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना फेस सीवर पोल्यूशन इन स्टेजेस पासिंग थ्रू अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन। अब जहाँ पे इंडस्ट्रियल या फिर अर्बन रीजन में जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है, आपने देखा होगा कि यमुना जहाँ से निकलती है थोड़ा सा हमारे दिल्ली या फिर हम बात करें आगरा वाले पार्ट में, तो यहाँ पे कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, वो कितना ज्यादा वहाँ पे पोल्यूशन हो रखा है यमुना में, है ना। और गंगा भी ये थे जहाँ इंडस्ट्रियल या फिर अर्बन रीजन से निकलती है, तो वहाँ पे जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर डोमेस्टिक वेस्ट है तो वो सारा नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या हो रहा है कि पानी कंटामिनेट हो रहा है, वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। अर्बन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज इनएडिक्वेट, रिवर स्टेजेस रिमेन पॉल्यूटेड। अब जो अर्बन अंडर वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है हमारी, वो इनएडिक्वेट है, मतलब वो फुलफिल नहीं कर पा रही वाटर को, वो ट्रीट नहीं कर पा रही, वाटर अभी भी पॉल्यूटेड है हमारा, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि वो ट्रीट नहीं कर पा रही जो अर्बन वेस्ट वाटर सिस्टम है वो, तो उससे क्या हो रहा है कि वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड ही रहता है और इससे हेल्थ रिस्क होते हैं अगर वो पानी हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो। अगला टॉपिक है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये देखते हैं ये क्या होता है। देखो, sustainable water management include demand reduction, micro irrigation, cropping pattern change, supply augmentation, rainwater harvesting, check dams, pollution control, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड गवर्नेंस, सॉरी 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 पेन चल गया ज्यादा, है ना। तो कहाँ थे हम, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, है ना, एक मिनट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब देखो
सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ का यूज़ करना, किसी भी वाटर रिसोर्स का यूज़ करना फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब देखो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए वाटर का यूज़ करें, मतलब वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन तक को भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा वाटर हम अभी यूज़ कर लें, है ना। तो देखो, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, तो देखो, डिमांड की रिडक्शन करें, माइक्रो इरिगेशन करें। 1 मिनट में पेन क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, पेन क्लियर हो गया। तो देखो, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है कि हम डिमांड को रिड्यूस करें, यानी माइक्रो इरिगेशन का यूज़ करें, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न हमारे चेंज करें, है ना, मतलब जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है उन्हें छोड़ के हम जो रेन फेड क्रॉप्स है उन्हें उगाएं, है ना। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो जितना भी पानी रेन वाटर से होता है उसको कलेक्ट करके उसको हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करें। चेक डैम्स हम बनाएं, है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम किए जाएँ ताकि पानी जो है वो कंटामिनेट ना हो। उसके बाद गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, मतलब कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स भी ऐसे आने चाहिए जो कि वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करें। और जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कुछ प्रोग्राम्स है, जैसा मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए, जैसे माइक्रो इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक इंसान की। इसी से हम सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निक्स यहाँ पे देखो, ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन कैसे होनी चाहिए, ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन हो चाहिए। स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है, फिर ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि ये देखो खेत होते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे पाथ बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो फसल उग रही है, जैसे यहाँ पे फसल उग रही है, ठीक है, यहाँ पे फसल उग रही है ना। ये ऐसे दो दो ऐसे पाथ बने हुए हैं, ठीक है, इधर ऊपर देखना, जैसे पाथ बने हुए हैं ये, ठीक है, ये फसल उग रही है बीच में। अब क्या होता है कि किसी एक जगह से, किसी एक पॉइंट से यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है इन पाथ्स के बीच में, ठीक है, ऐसे पाथ्स के बीच में। तो ये पानी बह के सभी के इधर जाता है, जैसे सभी फसलों में पहुंचता है, ऐसे पाथ्स के इधर इधर पहुंचता है जहाँ पे भी पाथ्स बने होते हैं वैसे। तो ऐसे क्या होता है कि पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। अब जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती है उनमें तो ऑब्वियसली ज़रूरत होती ही है, बट जो स्प्रिंकलर से हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पे ऐसे खेत बना हुआ है, देखो ये, ठीक है, ये खेत बने हुए हैं, ये क्रॉप्स यहाँ पे उगी हुई है, ये क्रॉप हो गई, ठीक है। अब स्प्रिंकलर क्या होते हैं कि एक पाइप से कनेक्टेड यहाँ पे इनके बीच में एक स्प्रिंकलर लगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि बहुत कम मात्रा में पानी को स्प्रिंकल करते हैं, मतलब चारों तरफ फैलाते हैं, चारों तरफ फैलाएंगे, उस पानी को स्प्रिंकल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो पानी होगा वो कम वेस्ट होगा, ठीक है। पानी वेस्ट कम होगा, क्रॉप्स में ज़्यादा पानी लगेगा। मतलब जो रेनफेड क्रॉप्स है उन्हें हमें उगाना चाहिए और स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब हमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगानी चाहिए। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को नहीं उगाना चाहिए ज़्यादा, कम जो रेनफेड क्रॉप्स होती है उन्हें हमें उगाना चाहिए। रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, ट्रीटेड वाटर जो होता है, जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद जो हमें वाटर मिलता है उसको रीयूज करना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन क्या होता है, देखो, स्टॉपिंग पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज, सेटिंग अप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ठीक है, रेगुलेटिंग एग्रोकेमिकल एंड वाटरशेड प्रोटेक्शन आर क्रिटिकल मेजर, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, अर्बन सैनिटेशन आर प्रायोरिटीज। अब देखो, हम वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज को हम पानी में छोड़ने से हम रोक सकते हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट को, सीवेज जितना भी पानी होता है सीवेज का उसे ट्रीट करके हम पानी में छोड़ सकते हैं, फिर उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको ट्रीट करके पानी में छोड़ा जाए, फिर उसको पानी में ना छोड़ने से पहले उसको ट्रीटमेंट उसका हो जाए ताकि उसमें जितने भी कंटामिनेंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। इस टाइप के कुछ पॉल्यूशन वाटर के प्रिवेंशन के स्टेप्स हैं, मतलब वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो फॉलो किए जाने चाहिए। वो सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम लोगों की, गवर्नमेंट की, नॉर्मल पीपल्स की, सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वाटर को ट्रीट करना या फिर ये सारे स्टेप्स को प्रैक्टिस करना। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, CETPs फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर, STPTs इन सिटीज। ये कुछ एग्जांपल है जिससे कि हम वाटर पोल्यूशन को ट्रीट कर सकते हैं। इन दोनों के फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या होते हैं, ठीक है। CETPs और STPTs के आप मुझे बताओगे कि क्या होते हैं फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक कवर होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि डिटोरेशन वाटर क्वालिटी कैसा, मतलब कैसे वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंट करने के स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक है हमारा रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं कि वाटर का कैसे रिसाइकल और यूज़ कर सकते हैं हम। जो ट्रीटेड सीवेज वाटर होता है, फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होते हैं उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए, और जो ट्रीट किया हुआ पानी उसे इरिगेशन के लिए,
कूलिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि फ्रेश वाटर की डिमांड कम होगी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, ये ऐसे हम वाटर को रीयूज कर सकते हैं और ऐसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अर्बन वाटर रिसाइकलिंग रिड्यूसेस प्रेशर और फ्रेश वाटर सोर्सेज। अब जो अर्बन वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस है, मतलब रिड्यूस अर्बन वाटर रिसाइकलिंग, अगर हम जो वाटर को रिसाइकल करेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्रेश वाटर सोर्सेज पे प्रेशर कम होगा, मतलब फ्रेश वाटर का यूज कम होगा। ठीक है, मतलब जितना भी वाटर होता है उसको रीयूज कर सकते हैं हम, उसका रिसाइकल करके उसको रीयूज कर सकते हैं, उसे ट्रीट करने के बाद उससे फ्रेश वाटर कम यूज होगा। फ्रेश वाटर का जो रिसोर्सेज है वो हमारे रखे रहेंगे, मतलब बचे रहेंगे। उससे क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम पानी का कर सकते हैं। अब सक्सेसफुल मॉडल्स कुछ देखो यहाँ पे क्या बताए गए। वाटर रिसाइकलिंग फॉर पेरी अर्बन इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग यूज। वाटर को रिसाइकल करके उसको इरिगेशन के लिए यूज करें, इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए रीयूज करें। ठीक है, ये कुछ रिसाइकल और रीयूज के एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे वाटर के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो देखो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है लैंड और वाटर को कंजर्व करने की या फिर उसके कैचमेंट स्केल को बढ़ाने की। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, वाटरशेड मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन एट द कैचमेंट स्केल। मतलब लैंड और वाटर को दोनों को कंजर्व करने की इंटीग्रेटेड अप्रोच है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है। यहाँ पे क्या होता है कि रन ऑफ, पानी के रन ऑफ कंट्रोल करना। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को इनहेंस करना। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो रही है, साथ में रन ऑफ को भी रोक रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो कंटामिनेटेड वाटर है वो ग्राउंड वाटर में जाके नहीं मिलेगा, पानी कंटामिनेट नहीं होगा, साथ ही में सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रोग्राम जैसे कि हरियाली, नीरू मीरू, अरावरी पानी संसद, ये क्या होते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी ड्राइवन सक्सेस हमें देखने को मिलती है। किसमें, वाटर हार्वेस्टिंग में और पानी के रिवाइवल में हमें यहाँ पे हम बोले तो कम्युनिटी सक्सेस हमें देखने को मिलती है। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है ये, नीरू मीरू, हरियाली, अरावरी पानी सांसद, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें एक सक्सेस देखने को मिलती है कि यहाँ पे पानी को मैनेजमेंट किया गया है, पानी का अवेलेबिलिटी को यहाँ पे अच्छे से यूज किया गया है, पानी का जहाँ यहाँ पे ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं किया गया है। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेना। मैं वैसे तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। तो देखो हरियाली में हमें देखने को क्या मिलता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाटरशेड प्रोग्राम फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाटरशेड प्रोग्राम है जो कि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है नीरू मीरू, वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव कंबाइनिंग रिचार्ज इन इरिगेशन। ये एक वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जिससे रिचार्ज, वाटर के रिचार्ज और इरिगेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अगला है अरावरी पानी संसद जो कि राजस्थान में है। ठीक है, कम्युनिटी रिवाइवल ऑफ रिवर वाया चेक डैम्स एंड रिचार्ज। मतलब पानी का रिवाइवल, यानी कि पानी जो खत्म हो चुका है, ड्रॉट जो आ चुका है, उसको रिवाइव करना, पानी को फिर से गेन करना। कैसे, चेक डैम्स बना के या फिर पानी का रिचार्ज करके। पानी का रिचार्ज कैसे करके, ग्राउंड वाटर जो है उसका कम यूज करना या फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, यानी कि चेक डैम्स बनाना। ठीक है, चेक डैम्स बनाना यानी पानी को इकट्ठा करके, उससे क्या होगा कि पानी ग्राउंड वाटर में सिंक होगा और वहां से फिर क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बढ़ेंगे, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको वाटरशेड मैनेजमेंट मेरे को क्लियर होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं फास्ट हो रहा हूँ, है ना, तो आप थोड़ा सा इसको कम कर लेना स्पीड को। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे बोलूँ। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, इस वजह से मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से सोच रहा हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट्स एंड स्टोर रेन फॉर डायरेक्ट यूज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब देखो रेन वाटर से क्या होता है कि जितना भी पानी बारिश से आता है उसे हम कलेक्ट करके स्टोर करते हैं और उसको फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम उसे यूज करते हैं बाद में। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट इन अर्बन रूरल इंडिया हैव इम्प्रूव लोकल वाटर अवेलेबिलिटी। देखो रूफ टॉप रिचार्ज क्या होता है कि देखो घर की छत बनाई है, देखो यहाँ पे देखो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यहाँ से पानी घर की छत पे इकट्ठा हुआ, उसको नीचे यहाँ पे लेके आएंगे एक पाइप के थ्रू और उसको साइड में टैंक्स में स्टोर कर लेंगे, साइड में टैंक बना के। फिर इस वाटर को इरिगेशन के लिए, इरिगेशन हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, उसके लिए इसको यूज करेंगे। ये छत है घर की। ठीक है, ये छत है ऊपर, यहाँ पे पानी जो आ रहा है ऊपर से, ठीक है, जो पानी यहाँ से गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, बूंदे में बना दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी बूंदे हो रही है वैसे तो, पर है ना, ये जो छतों से पानी इकट्ठा होकर आ रहा है उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, है ना, या फिर इरिगेशन के लिए यूज किया जाना इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब पानी को स्टोर करना, जो रेन वाटर है उसको स्टोर करना। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल जहाँ पे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की जाती है, चेन्नई हो गया, कुछ पार्ट्स हो गया राजस्थान की, यहाँ पे अभी भी या फिर हम बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे प्रोसेस प्रैक्टिस की जाती है।
उसके बाद इट्स अ लो कॉस्ट स्केलेबल मेथड टू काउंटर सीजनल शॉर्टेज। ये बहुत लो कॉस्ट इफेक्ट है या फिर लो कॉस्ट हम बोले तो स्टेप है। यहाँ पे ज़्यादा आपका कॉस्टली नहीं होगा। आपको क्या ही करना है, सिर्फ वाटर को स्टोर करना है। आपको उन्हें वाटर को कलेक्ट करके स्टोर करके उसको यूज़ ही तो करना है। तो ये कैसे कॉस्टली हुआ? ये काफ़ी लो कॉस्ट एक मेथड है जिससे कि हम ग्राउंड वाटर या फिर हम बोले तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, इरिगेशन के लिए पानी को यूज़ कर सकते हैं। पानी का एक सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मेथड्स देखो क्या है, रूफ टॉप टैंक्स बनाना, ठीक है, परकोलेशन पिट्स बनाना, चेक डैम्स बनाना, काउंटर बंड्स बनाना, ये सारी कुछ मेथड्स हैं जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम और भी हम बोले तो इंस्पायर हो सकते हैं, फिर उसको हम और भी इनिशिएट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में आप पढ़ते हैं कि क्या होती है इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी। तो देखो, इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई थी? 2002 में। इसको कब रिवाइज किया गया था? 2012 में इसको रिवाइज कर दिया गया था। एडवोकेट्स इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रायोरिटिज्म ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट, efficient use pricing irrigation and community participation. It emphasizes conjunctive use of surface and ground water and demand management. देखो जो ये इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी थी, ये क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सरफेस और ग्राउंड वाटर की डिमांड को मैनेज करना है, फिर उसके यूज को कम करना। अब वो कैसे मैंने कम करना, देखो कैसे, ड्रिंकिंग वाटर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग इरिगेशन रिफॉर्म, देखो प्राइसिंग और इरिगेशन के लिए ग्राउंड मतलब ग्राउंड वाटर का कम यूज करना, ये जैसे कि हो गया हमारा रेन वाटर, वाटरशेड मैनेजमेंट, इन कुछ प्रोग्राम को फॉलो करना, है ना। ये कुछ हमारे इंडिया जो नेशनल वाटर पॉलिसी थी उसके कुछ इनिशिएटिव्स थे। अब यहाँ पे क्या प्रायोरिटी थी? ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर और इकोलॉजी, ये यहाँ की कुछ प्रायोरिटीज थी हमारी किसकी, इंडिया की जो नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी, कब आई थी? 2002 में। उसकी कुछ प्रायोरिटीज थी। ये क्या प्रायोरिटी थी? ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर और इकोलॉजी, ये कुछ प्रायोरिटीज थी किसकी, हमारा इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी जो कि 2002 में आई थी। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना, आपसे पूछ सकता है कि नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई थी, किस ईयर में आई थी, तो आपको बता देना है कि 2002 में आई थी। अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारा जल क्रांति अभियान, और वैसे ही कुछ अदर कैंपेन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इनिशिएटिव जैसे कि जल क्रांति अभियान और कुछ स्टेट प्रोग्राम क्या करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करते। यहाँ पे सिटीजन का एंगेजमेंट होता है, ठीक है। वाटर लिटरेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट, यानी कि वाटर लिटरेसी, वाटर के बारे में लोगों को बताना, वाटर के बारे में अवेयर करना कि ये एक फाइनाइट रिसोर्स है। अगर इसका हम अनइवनली इसका हम यूज करेंगे या फिर हम बोले तो इसका केयरलेसली हम यूज करेंगे तो डिप्लीट हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। दिस कैंपेन सपोर्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल चेंज। अब इस टाइप के कैंपेन ने क्या किया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया था या फिर सपोर्ट किया था, वाटरशेड डेवलपमेंट में इसने हेल्प करी थी, बिहेवियरल चेंज मतलब लोगों के बिहेवियर में चेंज आई थी, लोगों के सेंस में चेंज आया था, लोग स्टार्ट करने लगे थे, पानी लोग कर चुके हैं मतलब पानी का इफेक्टिवली यूज करना, या फिर हम बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए वाटर का यूज करना, सस्टेनेबल यूज करना वाटर का। इसका क्या फोकस था? लोगों को अवेयर करना वाटर रिसोर्स के बारे में, ठीक है। लोकेशन एक्सेस, जहाँ पे पानी नहीं होता, जहाँ पे ड्रॉट एरिया है, वहाँ पे लोकेशन पानी कैसे वहाँ पे पहुँचा सकते हैं या फिर कैसे वहाँ पे पानी का यूज हो, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। मैपिंग ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है या फिर उसकी मैपिंग करना इस कैंपेन का या फिर जल क्रांति अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था। गाइज यहाँ पे आपका जो कंप्लीट होता है पूरा जो हमारा थर्ड यूनिट है सेकंड बुक का, उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि हम बोले तो लैंड रिसोर्स और वाटर रिसोर्स कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज अगले पार्ट में। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे गाइज, और अगर आपको आज कुछ भी थोड़ा सा डाउट लगता है पढ़ाने में फिर तो आज उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, और मुझे कहीं जाना भी है इस वीडियो के बाद। तो मैं चाहूंगा कि आज आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चले। मैं ट्राई करूंगा कि इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, है ना। तो आप बस मुझे मेल कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, है ना। टेलीग्राम पे मेल कर दीजिए, फिर हमारे चैनल के अबाउट में जीमेल दी गई है, वहाँ पे आप मेल कर दीजिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और मतलब जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो, या फिर जो हमारे नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसके स्क्रीनशॉट आप ले लेना जो भी आपको पढ़ाया गया उसकी, क्योंकि सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा सब कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये चीज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, हमारी यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम काफी ज्यादा पास आ चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।